एम्फेसिस ऑफ, अच्छा एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? हाईलाइट करना, जोर देना, ठीक है, एजर्ट करना, ठीक है। देखें, एक बात याद रखनी है, आपने पल्लू कहते हैं, पल्ले बांध लेनी है कि जिस मैटर पे, सुन लें पेंसिल्स बंद कर दें, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस मैटर पे 705 लगता हो वहाँ 706, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस मैटर पे लगता हो वहाँ पे 706 नहीं, 75 का लगता है, कब एप्लीकेबल होता है? 705 कब एप्लीकेबल होता है? सोच के अच्छा आंसर देंगे, आपने 10 सेकंड के बाद बोलना है क्वेश्चन के, ठीक है। 705 कब एप्लीकेबल होगा? बाकी जल्दी बोल सकते हैं। मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, वेरी गुड, ठीक है। दिमाग कब काम करेंगे, तुमको थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है। समझ गए? अगर किसी मैटर पे स्कोप लिमिटेशन है या तो 75 एप्लीकेबल होगा ना, अदरवाइज तो सोया पड़ा हो, अदरवाइज तो वो सो रहा है, उसने कब जागना है? जब कोई मिसस्टेटमेंट आ जाएगी किसी मैटर पे या स्कोप लिमिटेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर तो स्कोप लिमिटेशन आ गई तो फिर तो 75, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ गई तो 705, ठीक है। और अगर किसी मैटर पे ये लगते हों तो यही लगेंगे 706, उस मैटर पे किसी और पे लग सकता है, ठीक है। तो 706 के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 705 उस मैटर पे एप्लीकेबल ना हो। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें दो चीज़ें डिस्कस करता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। इन दोनों का काम एम्फेसिस ही है, इन दोनों का काम क्या है, ठीक है। सुने ज़रा, सुन लें, पेंसिल्स रखते हैं। अगर ऑडिटर ये समझता है उसकी जजमेंट के मुताबिक एक मैटर है अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर दिया गया अकाउंट्स के अंदर, बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर मिसस्टेटमेंट होती तो ये ना होता, क्या होता, ये होता। ऐसे ही एम्फोसिस कहाँ देना है, किसी ऐसे मैटर पे जो अप्रोप्रिएट ऑन कर दिया ना, जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है अकाउंट्स के अंदर, जो अकाउंट्स में अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं है, ना मिसस्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, समझ गए। लेकिन ऑडिटर कहता है कि मेरी जजमेंट के मुताबिक दिस मैटर नीड एन एम्फेसिस, दिस मैटर नीड एन, कि लोग अकाउंट्स होते हैं 50 सफ़ों के, ये मैटर 5-6 लाइनों पर लिखा हुआ है, कई लोग अकाउंट्स पढ़ते हुए इस मैटर को इग्नोर ना कर जाएं, स्किप ना कर जाएं, ये मैटर अनअटेंडेड ना रह जाए, ठीक है, समझ गए। तो ऑडिटर क्या करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड करता है, क्या करता है, और यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अटेंशन उस पैराग्राफ के थ्रू ऑडिट रिपोर्ट में से किस पे करवा देता है, उस नोट पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होता है, जिसको वो हाईलाइट करवाना चाह रहा होता है। और वो मैटर क्या होता है, अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हमने कल परसों पढ़ा था फार्मास्यूटिकल वाला केस, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़बरदस्त अकाउंटिंग रेशियोज हैं, आप पैरासीटामोल बना रहे हैं, एक ही सॉल्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया, पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने केस कर दिया हाई कोर्ट में, ठीक हो गया, केस अगेंस्ट हो गया, आपने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, अभी ये मैटर कहाँ चल रहा है,
आप क्या करेंगे अपने अकाउंट्स में? कंपनी क्या करेगी? ये मैटर कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट के अंदर एक नोट देगी जाके कि हमारा केस चल रहा है हेल्थ मिनिस्ट्री से और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यही होगा ना? कितनी लाइनों में आएगा? 1.5 लाइन में। बताए मुझे, कोई गलत डिस्क्लोजर दिया उसने, कोई गलती की है, कोई स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस की है, कोई आपको एविडेंस नहीं मिला? नहीं, सब कुछ ठीक है, उसने मैटर बता भी दिया। लेकिन उसको लगता है कि छोटा सा डिस्क्लोजर है, अगर कोई बंदा पढ़ते पढ़ते ये डिस्क्लोजर ओमिट कर गया, स्किप कर गया, अनअटेंडेड रह गया, अनएम्फसाइज्ड रह गया, तो बंदा गलत डिसीजन, क्योंकि उसने केस का एलिमेंट नहीं देखा। आज तो सब कुछ ठीक है, कल को अगर केस अगेंस्ट हो गया फिर तो उसको अकाउंट फॉर करना चाहिए, इस केस को करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उस बंदे की अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ करवा दें। तो ऑडिटर क्या करता है अपनी रिपोर्ट में? एक पैराग्राफ ऐड करता है, उसमें क्या करता है, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अटेंशन उस पैराग्राफ पे करवा देता है। और वो पैराग्राफ के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड, स्टैंडर्ड की कंप्लायंस हुई है, एविडेंस मिल गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन लोगों को गलत कि इसको स्किप ना कर दें, वो क्या करवा देता है उसमें लोगों की, समझ गए? लोगों की टेंशन, घबराहट होंगी, शक्ल में जीपी बन गई। समझ आ गया बेटे? तो हंसे, फिर खुश हो जाए। आपने शक्ल ऐसे बना ली जैसे तो मैंने कड़वी दवाई खिलाई है। नहीं समझ आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और जब बुक पढ़ेंगे तब आ जाएगा। मैंने कहा ये कब पढ़ना है आपने? 3rd से 2nd वीक ऑफ जनवरी में, तब जाके इसकी इम्प्लीकेशन आनी है। ठीक है, समझ गए जी? तो पहली चीज़ क्या कि एम्फेसिस कहाँ लगेगा? अच्छा चलिए, ये जो मैं एग्जाम्पल पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था, इसमें कोई मिसस्टेटमेंट है, कोई स्टैंडर्ड नॉन कंप्लायंस है, कोई चीज़ ऐसी एविडेंस नहीं मिला, उसको एविडेंस नहीं मिल गया ऑडिटर को। वो जस्ट क्या है कि लोगों की इसमें थोड़ी सी टेंशन करवा देंगे। वो क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में पैराग्राफ ऐड करेगा, पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में बता देगा कि वी ड्रॉ, ऑडिटर कह रहा है, ऑडिटर क्या कह रहा है? वी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर टू नोट नंबर 16 of the financial statement in which there is a pending adjudication between the health ministry and the company against the settlement of falana salt. The ultimate settlement of the decision depends upon future event. अब बंदा डिसीजन करने से पहले सोचेगा, अब बंदा जॉब करने से पहले, इसको लोन देने से पहले, लीज देने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, इसको गुड्स देने से पहले, इसके शेयर खरीदने से सोचे नहीं गई कि कल को अगेंस्ट हो गया। फिर वो 1-1.5 लाइन जो पहले मिस होने जा रही थी, उम्मीद हो सकती थी, अब क्या हो गया? वो टेक लगा के बैठा हुआ था यूजर अपनी ड्राइंग रूम में, कॉफी पी रहा था, एम्फेसिस है, उसने कॉफी का मग रखा, फौरन ये क्या एम्फेसिस किस चीज़ पे, टेंशन हो गई ना उसकी, फौरन सब कुछ छोड़ के वो पहुंचेगा उस नोट नंबर 16 पे। यही ऑडिटर का रोल था कि चीज़ों को हाईलाइट कर दे। समझ गए? ऑब्जेक्टिव समझ गए स्टैंडर्ड का? सुने 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 सुने, अभी नहीं लिखना, मुझे बताएं कि अगर ये डिस्क्लोजर दिया ही ना होता, अगर ये डिस्क्लोजर होता ही ना, फिर क्या था? मिसस्टेटमेंट। फिर क्या लगना था इन दोनों में से? 70। फिर आपने उसका इफेक्ट देखा था, परवेसी का या इनमें से कोई रिपोर्ट आई थी। समझ गए? अब उसने डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली दे दिया, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इतना सीरियस मैटर है कि इस पर लोगों को एम्फेसिस करवाना जरूरी है। तो क्या करेगा? एक पैराग्राफ ऐड करेगा, उसे कहते हैं एम्फेसिस ऑफ। सादी बात समझ आ गई? हाँ, इस मैटर पे, जिस मैटर पे 705 लगता हो उस पर 706 नहीं लगाना आपने, उस पर 706। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सुने 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 जरा, यही कंपनी है हेल्थ, ये क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसके डेटर्स में मसला है,
इसके डेटर्स मिसस्टेटेड हैं, अप्रोप्रिएटली प्रोविजन स्टैंड नहीं की, मिसस्टेटमेंट हो गई, और आपको लगता है कि इसका नॉन परवेसिव इफेक्ट है, कौन सी रिपोर्ट जाएगी? क्वालिफाइड रिपोर्ट जाएगी। ऐसे ही होगा ना। अब ऑडिटर क्या करेगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में लिखेगा इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव, समझ गए? यही रिपोर्ट बनती है ना, बोले बोले जल्दी से। और इसी रिपोर्ट में ये केस वाला इशू भी आ गया। क्या आ गया? तो ऑडिटर अगला पैराग्राफ क्या डालेगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एक तो मसला डेटर की वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी ना, साथ ही रिपोर्ट में पैराग्राफ ऐड करेगा वी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर टू नोट नंबर 16.1 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें केस चल रहा है। तो दोनों एक रिपोर्ट में इकट्ठे हो गए। क्या क्या? यहाँ की क्वालिफिकेशन और यहाँ का एम्फसिस, लेकिन दोनों के मैटर्स डिफरेंट हैं। याद रहेगा? सोच के बताएं, समझ के, टाइम ले लें। चलें आगे। सिमिलर मैटर पे देखो, अगर तो सिमिलर मैटर पे डेटर्स का इशू है सिर्फ, अगर डेटर्स पे आपने क्वालिफिकेशन कर दी तो फिर एम्फसिस तो कर दिया आपने, लोगों को तो बता दिया आपने, डेंड्रॉल तो पीट दिया, फिर बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आपके पास बुक्स हैं, पेज 252 पे, 253 पे। क्विकली करना जरा। आगे यहाँ एग्जाम्पल आ रही है, ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। कौन सी? देखिए ओपिनियन लिखा है, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा है, एडवर्स ओपिनियन लिखा है, अनमॉडिफाइड है ना। जल्दी जल्दी बोले यार, आप अभी तक पेज ही पलट रहे हैं। 250 जल्दी क्विकली क्या करें यार। 253 पे आ गए जी सब। यहाँ पे एक ऑडिट रिपोर्ट है, मॉडल रिपोर्ट, ठीक है, सैम्पल रिपोर्ट है। तो इसमें ओपिनियन आ रहा है, ठीक है। ओपिनियन पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में ऑडिटर क्या कह रहा है? इन आवर ओपिनियन कंपनी जो है ना गिविंग ट्रू एंड फेयर, ये इन अकॉर्डेंस इसकी बात करता है, कर रहा है ना कि सब कुछ ठीक है। नीचे ओपिनियन का आ गया, बेसिक ओपिनियन आ गया, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर दिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फायर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ। हम सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं लगा रहे, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक। अनाउंसमेंट हंसते हुए करते हैं, हंसते हुए। आपने ऐसे कैसे जनाजे का ऐलान किया होता है कि जी वो फलाना फौत हो गया अल्लाह की रज़ा से, और नमाज जनाजा में शिरकत करके सवाब दराए हासिल करें, आपको भी सवाब होगा, मैयत को भी सवाब होगा। तो अनाउंसमेंट करने आए, हंस के करें यार। आगे दूसरा मुझे लग रहा है चंदा मांगने आए कि जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं रहीम खान से आया था, पर्स गुम हो गया मेरा ठीक है, सॉरी यार, शुगर लगा दी। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है। जिस मौके पर जिस तरह का मुंह बनाना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको सीखें आप लोग, आपने लोग आर्टिकल्स करने, ठीक है, या आर्टिकल्स करेंगे ना। एक आपको पता है कि अनाउंसमेंट, एक आप फन की इन्वायरमेंट कर रहे हैं, अब एक इवेंट की इन्वायरमेंट कर रहे हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है जी, अब ट्रिप जा रहे हैं जी, अब ट्रिप पे जा रहे हैं, फिर आप उसको सब खबर ऐसे सुनाएंगे। अब
हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल वाली शक्ल और होती है, लालपुर गैलरी वाली और होती है, शक्लें डिफरेंट होती हैं। शादी भी गए हैं तो आपकी शक्ल और तरह की होगी, जनाजे पे और तरह की होगी। जनाजे पे शादी वाली शक्ल बना लें तो लोग कहेंगे यार इसको हमारा काम ही नहीं है, हम गमगीन नहीं हुए। या शादी पे आप हॉस्पिटल वाली शक्ल बना लें, कहेंगे यार हमारी खुशियों में शामिल ही नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया एम्फेसिस ऑफ। अब जो एम्फेसिस ऑफ मैटर में नोट नंबर एक्स है, वहां पे क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा जनाब हमारे कंपनी ने क्या लिखा होगा कि हमारे अकाउंट हमारे स्पिनिंग डिवीजन में आग लगी, ठीक है, और आग को बुझाते हुए हमारे 2 दिन लगे, और उसकी वजह से हमारा इतना 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 और इतना लॉस हो गया, इतना स्टॉक जल गया, इतना प्रॉपर्टी प्लांट में जल गया, इतना ये जल गया। और उसकी वजह से हमने स्टॉक्स की एनआरवी टेस्ट की, हमने फिक्स एसेट्स की इम्पेयरमेंट टेस्ट की, उसका इतना लॉस हुआ, इतना, यही बातें लिखी होंगी उसमें, और क्या लिखा होगा? तो आपने क्या किया, उस पर एम्फेसिस करवा दिया। ठीक है, ऑडिटर क्या रोल प्ले करता है? फेसबुक की फुफो वाला, कि इशू हुआ उसको, ठीक है समझ गए, कोई मसला, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आ जाए अदर मैटर पैराग्राफ पर। अदर मैटर पैराग्राफ सुन लें, मैं सिर्फ 10 सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा। अदर मैटर पैराग्राफ भी एम्फेसिस पैराग्राफ है। ये भी क्या है, इसमें क्या करवाते हैं? एम्फेसिस। दोनों में डिफरेंस पता क्या है? एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जिसका डिस्क्लोजर या जिसका रिलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। आग लगने का डिस्क्लोजर किससे है? केस हो गया, उसका ताल्लुक किससे है? कि कंपनी गोइंग कैसे रहेगी नहीं रहेगी, उस अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही है ना। तो जिस चीज़ का डिस्क्लोजर या रिलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है, वो कहाँ आएगा? ठीक है, और जिसका रिलेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कहाँ आएगी? वो कहाँ आएगा जी? अदर। समझ गए? टू 250 पेज पे हैं ये सारे मैं चैप्टर्स पढ़ाने हैं अभी आपको, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको इनकी छोटे छोटे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जल्दी हम इसको क्विकली ख़त्म कर रहे हैं यार, बस रिपोर्टिंग से निकल रहे हैं भाई, हमने बहुत टाइम लगा दिया इसमें। क्विकली 250 पेज पे। आगे 8.1 पे लिखा हुआ है एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। नीचे एक विंडो आ रही है, विंडो में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ। अब पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया है, मैंने कहा एम्फेसिस पढ़ा दिया ना आपको, एग्जाम्पल दे दी है। अब ये देखें, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के, एग्जाम्पल्स पढ़ा के, इलस्ट्रेशंस करवा के फिर डेफिनेशन में लेके आता हूँ, उल्टा लेके आता हूँ, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस देनी है आपने बुक को, ठीक है। कि एग्जाम्पल्स पढ़ के कॉन्सेप्ट समझा, एग्जाम्पल्स पढ़ी, एप्लीकेशन देखी, फिर आके बुक में देखा, बुक में क्या लिखा हुआ, ठीक लिखा हो, सर झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। क्या कहता है स्टैंडर्ड 8.1 में कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या होता है? अ मैटर अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने ये पढ़ा था ना कि ऑडिटर क्या ऐड करता है, वो पैराग्राफ क्या करता है? दैट रेफर्स अ मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रेफरेंस देता है, लिखा होता है वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर दिस, नोट नंबर एक्स, उसने उस चीज़ का रेफरेंस दिया ना। अब आप क्या करेंगे? नोट नंबर 5 पे जाएंगे, अगर नोट नंबर 16.1 लिखा हुआ है तो 16.2 पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? रेफरेंस, सीधा उस पर लैंड करेंगे आप, ठीक है। कि वो मैटर क्या करता है? गिव अ रेफरेंस टू a matter appropriately presented disclosed in the financial statement and that in the auditor's judgment। अगर ना पढ़ी होती तो यहाँ पे आपने कहा था जजमेंट क्या होती है? That in the auditors is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement। कि अगर इसको अंडरस्टैंड ना किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आएंगे आपको। इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, छोटे मोटे पैराग्राफ हमसे नहीं देना,
ऐसा मैटर, ऐसा ऐसा पैराग्राफ जो जो फंडामेंटल है। क्यों जी, समझ आ गई? यही बातें पढ़ी थी हमने कि आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ज़रूरी है। अगर लोग उसको इग्नोर कर गए तो लॉस कर बैठेंगे, अपना गलत डिसीजन कर बैठेंगे, तो आप उस पर क्या करते हैं, एम्फेसिस करवा देते हैं। ठीक हो गया? चलें, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द, ठीक है। और अदर मैटर पर क्या हुआ था, वो भी एम्फेसिस है, लेकिन उसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर, क्यों अगर वो नजर आता, वहां होता, तो आप उसे एम्फेसिस देते। अब अदर मैटर पर क्यों देते, फाइनेंशियल उसका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, 8.2 पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे। आगे हेडिंग क्या है, अदर मैटर पैराग्राफ। तो क्या है जी, अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट रेफर अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां क्या था, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं अदर देन दोज प्रेजेंटेड फाइनेंशियल। ठीक है, और आगे सारी वही बात है। फर्क क्या दोनों में, कि इसका ताल्लुक क्या होगा और इसका किससे होगा, अदर देन किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैटर से। वो कौन से मैटर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो रेलेवेंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। अभी आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि जब कभी आपको अदर मैटर पैराग्राफ सुने, मतलब हाँ अदर मैटर का क्या है कि 705 एप्लीकेबल नहीं है, 707 एप्लीकेबल है, आप ऑडिटर किसी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो ताल्लुक फाइनेंशियल से, जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल से है। समझ गए? आगे आ जाए पेज 254 पे। 253 पे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी पहले, ये हमने पढ़ ली है। अब 254 पे आ जाए। अच्छा, ये देखें 253 की जो एग्जाम्पल थी ना, ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, ऐसे ही है ना। ये क्या था, अब अगले पेज पे आए। 250 कौन सा है, 254 इस 254 इसमें क्या आ रहा है, क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन कब लगती है, 705। ठीक है, और 705 देखें, उसने क्वालिफाई कर दिया। क्या कहता है, इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट। ठीक है, कर दिया ना क्वालिफाई। किस मैटर पे किया, वो नीचे लिखा हुआ मैटर, शॉर्ट लिखा हुआ ना, कंपनीज शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटीज आर कैरिड एट। इन्वेस्टमेंट्स ही होंगी ना, इन्वेस्टमेंट की बेस पे उसने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर गलत दिया होगा, मिस स्टेटमेंट होगी, उसने क्या कर दिया, रिपोर्ट को बोले क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड लगा, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से 705 लग गया। अच्छा, इसी रिपोर्ट में नीचे आए थोड़ा सा, तो क्या आ रहा है, एम्फेसिस मैटर आ गया। उसी मैटर पे आग लगी, तो उसने नोट एक्स को हाईलाइट करके क्या कर दिया, 706। डिफरेंट मैटर्स हैं, डिफरेंट मैटर्स एक रिपोर्ट में इकट्ठे हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट पे क्वालिफिकेशन भी लगा दे, इन्वेस्टमेंट में एम्फेसिस भी लगा दे। डिफरेंट मैटर्स पे उसने कर दिया, और इसी रिपोर्ट में और नीचे आए तो आपको अदर मैटर पर मिल जाएगा, यहाँ की नहीं है। इसे पिछली रिपोर्ट में है, इससे पहले वाली रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा है। मिल गया, मिल गया ना, समझ गए? क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ समझ आ गई है। अब मुझे बताएं, 705 और 706 एक रिपोर्ट में इकट्ठे हो सकते हैं, डिफरेंट मैटर्स में हो सकते हैं। क्या ऑडिटर क्वालिफाई कर सकता है एक से ज़्यादा मैटर्स में मिसस्टेटमेंट पे? 3 मैटर्स हैं, तीनों में मिसस्टेटमेंट है, कलेक्टिव इफेक्ट नॉन प्राइवेसी बन रहा है, क्वालिफाई कर देगा। ठीक है, इन 3 मैटर्स पे। और एक कोई और चौथा मैटर था, वो बिल्कुल ठीक प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ऑडिटर क्या कहता है, इस पर हाईलाइट होना चाहिए। वो क्या करेगा, 706 लगा के एम्फेसिस कर देगा। और उसी रिपोर्ट में एक और मैटर है जो ऑडिटर कहता है ये भी हाईलाइट होना चाहिए, उसका ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर से, उसी मैटर पे कर देगा। तो एक रिपोर्ट में 3 मैटर्स में क्वालिफिकेशन आ गई की वजह से, एक एम्फेसिस मैटर आ गया, एक, समझ गए, मैटर्स डिफरेंट होंगे। जी, इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ रिपोर्ट नहीं, जो मैंने मैक्सिमम पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया।
ठीक है, चैप्टर नंबर 13 कर लें। चैप्टर 13 192 पेज में। इसको साफ कर दीजिएगा बोर्ड पे। क्योंकि जब तक हम गपशप कर लेते हैं बोर्ड साफ हो रहा है, समझ आ गया रिपोर्ट क्या होती है, मॉडिफिकेशन क्या है, अनमॉडिफाइड क्या है, अनमॉडिफाइड क्यों होती है। दो फैक्टर्स पढ़ लिए, उन दो फैक्टर्स से आगे तीन रीजन भी पढ़ लिए हमने। फिर हमने परवेसिवनेस का इफेक्ट पढ़ा। फिर हमने कहा परवेसिव आपको बताएगा कि क्वालिफाई करना है या एडवर्स करना है या डिस्क्लेम करना है। क्या पता आप कौन बताएगा परवेसिवनेस, मैटर की परवेसिवनेस क्या है, समझ आ गई। फिर इसकी वर्डिंग क्या होगी ऑर्डर की, वो भी समझ आ गई। रिपोर्ट नहीं पढ़ाई मैंने आपको, वो बाद में पढ़ेंगे चल। फिर हमने पढ़ा एम्फेसिस मैटर और अदर मैटर। इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ रिपोर्ट नहीं है, और इन सब की हमने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक तो आपकी ऑडिट बुक में है ना इलस्ट्रेशन है, इसके अलावा मैं आपको अपने हाथ की मॉडिफाई की हुई रिपोर्ट्स, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, क्वालिफिकेशन अपनी यकूब एंड कंपनी की दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे ये पता नहीं कहाँ होती हैं। ये पाकिस्तानी तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान में निकम्मे ऑर्डर हैं। ओ जी यूके वाले करते होंगे, गोरे हैं वो तो करते होंगे, सऊदी वाले करते होंगे, बड़े नेक लोग हैं। ठीक है, ये आपके शहर की दिखाऊंगा मैं रिपोर्ट साहब। ठीक है, अगर आपने किसी ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देखना है तो क्या कंपनी का नाम है यार, पेट्रोलियम कंपनी थी जिसका केस चल रहा है पिछले दिनों, हस्कोल की रिपोर्ट डाउनलोड करें 2021-22 की, देखिए वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया कि नहीं दिया ऑर्डर में। ठीक है, अब ये ना मैं झूठ को आपको स्टोरी सुना के चले ये चीज़ें होती नहीं है, तो ये इंडिया में होती हैं यार, वहाँ बड़ी जमहूरियत है, वहाँ होती हैं, यहाँ पाकिस्तान में उसका ये आपके शहर की रिपोर्ट में होता है। ठीक है, आपकी इस जहाँ स्कैनर में बैठे हुए हैं 5 किलोमीटर के रेडियस को घुमाए ना, इसके अंदर ही रिपोर्ट्स हो रही हैं सारी। ठीक हो गया, चले आगे। अच्छा लगता है मुझे लोग मोबाइल खोल के उसको वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे। देखना है आपने, ठीक है, डिस्कस करनी है मुझसे, मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह रिपोर्ट्स। ग्रुप तो बन गया ना हमारे, मेरा ख्याल आपका नहीं बना, ये फीमेल्स का बना है सिर्फ, आप लोग भी बनवा लें। कोई इंटीमेशन नहीं है, चले फिर मुझे कोई ग्रुप तो आप लोग ये मस्कीन हो, ये फीस कम दी है, ये दी नहीं है। हाँ अच्छा, आ गया कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, कोड ऑफ एथिक्स, ये सुना वर्ड पहले, अब आज से उन्होंने प्रॉपर बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोड ऑफ सुना हुआ पहले वर्ड, टेक्स्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ये बनाए किसने है। तो कोड ऑफ एथिक्स इनिशियली इशू किए हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल बॉडी है। ये क्या है, तकरीबन कोई 250 मुल्क इसके मेंबर हैं, रफली पौने, ये नंबर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उन 250 ममालिक में इसके कुछ 225 मेंबर्स हैं, 250 ममालिक में रफली फिगर एडजस्ट हम आगे जाके पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, एग्जैक्ट लिखी हुई है वहाँ पे, सुन लेना मैं। ठीक है, 250 ममालिक इसके मेंबर हैं, कंट्रीज़, और उन 250 कंट्रीज़ में 225, तो ये मुल्क 175 है, तो मेंबर 225 कैसे हुए। ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान की 3 बॉडीज़ इसकी मेंबर हैं, ICMA, ICAB और पिफा। ऐसे इंडिया में 3 हैं। ठीक है, समझिए। तो ये सब
ये सब बॉडी इसकी क्या है, मेंबर्स। इसके अंडर दो तरह के बोर्ड, कई तरह के बोर्ड हैं, कई तरह के, ठीक है। उसमें एक बोर्ड है IASB, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स, ठीक है। उसमें से एक बोर्ड कौन सा है, IASB का काम है स्टैंडर्ड्स डेवलप करना। कौन से स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं, अगर पूछे ना आपकी ओरिजिनल बुक में तो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल बुक है ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, वहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB, ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे। इसी तरह ना इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स बनाया है, कोड ऑफ तो कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, ये किसने बनाया जी, IFAC ने। तो जितने भी इसकी बॉडीज़ या जितने भी इसकी कंट्रीज मेंबर है ना, उन पे ये एप्लीकेबल हैं ये एथिक्स, ठीक है। आपको पूछना नहीं पड़ता कि यार ये बिल्कुल ऐसी है, आप क्या मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ा, ठीक है, ठीक है ना, हो गया पढ़ा था, मुसलमान हुआ यार, ठीक है। तो अब आप पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा आप IFAC फॉर एग्जाम्पल आप नेपाल जाएँ, पता लगे नेपाल IFAC का मेंबर है, आपके IFAC के मेंबर है, अच्छा एथिक्स अप्लाई करते हैं यार, मेंबर करते होंगे यार, अंडरस्टूड, ये पूछने वाली चीज़ है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी आपके यहाँ, अब मैं चार्टर अकाउंट बन गया हूँ, अच्छा आर्टिकल्स किए थे यार, किए मैं बन सकता हूँ, ठीक है, समझ गया ना। इतना ये ना वो है एक्सप्लिसिट है ये, ठीक हो गया। चले आगे। अब आपने किसी कोई कंट्री या कोई बॉडी के कि हम मैं IFAC की मेंबर हूँ, तो आपने पूछा नहीं अच्छा स्टैंडर्ड एथिक्स अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, करवाते हैं डंडे से, ठीक हो गया। हाँ ये उन्होंने किया हुआ है कि उन्होंने दिए हुए इशू किए हुए कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय, ठीक है। उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, परमिशन दी कि आप इसको अपने लोकल जो है ना सोसाइटी, सोशल मैटर्स और इस तरह की चीज़ें उसमें ला के इसको लीगल, इसको ना अपने लोकलाइज कर लें इसको। जहाँ कहीं IFAC तो गवर्निंग बॉडी है ना पूरी दुनिया की, ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रैक्टिसेस हमारे मज़हब के लिहाज से या हमारी सोसाइटी के लिहाज से हमारे कंट्री में हम यहाँ इसको मुनासिब नहीं समझते, वो हमने ख़त्म करके अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिए हैं। ठीक है, हर मुल्क की अपनी प्रैक्टिस होती है ना। अभी जमात आई है उज़्बेकिस्तान से ना, अब वहाँ के सोसाइटी का नॉर्म है, यहाँ मैंने इनको बुलाऊंगा, यार बात सुना जरा देना, ऐसे ही कहूँगा ना, बड़े होंगे मैं जी सुनिएगा जी जरा बात, यही हुआ ना। वहाँ पे इस तरह बुलाने को मयूब समझते हैं कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, ठीक है। उस जमात में कुछ पाकिस्तान के बच्चे लड़के भी साथ हैं, तो उनसे पूछा, कहते यार बड़ा प्रॉब्लम आती है इनको, कहना बात सुनो, तो वो नाराज़ हो जाते हैं। हमारे लिए बड़ा ऑर्डिनरी, उनके लिए बदतमीजी। कहते आपको काम है, आप चल के मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। अगर बुलाना तो मुझे उनके कुछ वर्ड्स हैं, एक्सक्यूज़ मी, ज़रा वहीं रुकिएगा, मैं या परमिशन के लिए उनसे या उनको परसू करने के आप यहाँ आ सकते हैं मेरे पास, उनका डिफरेंट तरीका है, इसको माइंड कर देते हैं। छोटी सी मैटर है, ठीक हो गया, समझ गए। चले आगे। शराब पीना हमारे बुरा समय तो अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑडिटर, एक चार्टर्ड अकाउंट शराब पी के लालपुर गैलिया की सड़क सीढ़ियों पे लेटा हो, आप उसको देख के क्या फील करेंगे, होगा अच्छा। यही एक ऑडिटर वही है, ये ICAP का मेंबर है, वो ICAW का मेंबर है,
वो ही शराब पी के लंदन मेन स्ट्रीट पे सड़क पे लेटा हो, तो उसका उतना मयूब, सोसाइटी डिफरेंट होगी ना, सोसाइटी। ठीक है, शादी के बगैर मर्द और से इकट्ठे रहने को हम मुनासिब समझते हैं, मज़हब अलाउ करता है, वहाँ वो रहते हैं, उनके लिए ऑर्डिनरी, उसको डोमेस्टिक पार्टनर कहते हैं। आपके काउंटिंग के स्टैंडर्ड में डोमेस्टिक पार्टनर के वर्ड्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स में डोमेस्टिक पार्टनर्स के वर्ड हैं। तो इस तरह की चीज़ों को एक्सक्लूड किया और जो हमसे हमारी सोसाइटी से रिलेटेड थी उसको इंक्लूड करके उसको लोकलाइज कर लिया। अब हम पे कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय कोर्ट्स में भी ये हैं, प्रैक्टिकेबल भी हैं। ठीक हो गया, समझ गए, याद रहेगा। और ये इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये 99% एक जैसे हैं। सिर्फ कुछ प्रैक्टिस जो हमारे पाकिस्तान में मुनासिब नहीं थी उसको हमने माइनस कर दी। ठीक है जी, चले आगे। अच्छा, अब आ जाए कोड ऑफ एथिक्स पे। कोड ऑफ एथिक्स किसने इशू किया है पाकिस्तान में? ICAP ने। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स के 3 पार्ट्स हैं, ABC। ठीक है, पहला पार्ट एप्लीकेबल है टू बोथ चार्टर्ड अकाउंट्स। ये उन पे है जो प्रैक्टिस में, ये उन पे है जो चार्टर्ड अकाउंट बिजनेस। अच्छा, चार्टर्ड बिजनेस, चार्टर्ड प्रैक्टिस कौन सा होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, दोनों तरह के चार्टर्ड अकाउंट्स पे। ये किस पे है और ये किस पे है? ये प्रैक्टिस और बिजनेस का चार्टर्ड अकाउंट कौन से हो गए? इंटर्नशिप वगैरह करें। क्या बात की, सोच के कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाई कर गया और वो इंटर्नशिप कर रहा है वगैरह नहीं। मैंने शेर की तशरीह पूछी कि इस शेर में शायद ये कहना चाहता है। ठीक है, डेफिनेट होता है, पहले बात है कि ये ऐसे है। जो बंदा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहते हैं जिसके पास ICAP का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, जिसके पास ICAP का, ये बात तो करने दें बीच में, ICAP का लाइसेंस है। प्रैक्टिस करने के लिए ICAP का लाइसेंस ज़रूरी है। आप फैज़ान साहब से पढ़ें, फैज़ान साहब है चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस, वो उनके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस, वो जॉब कर रहे हैं। आपके यहाँ पे 2, एक प्रिंसिपल और एक जो यहाँ पे है, क्या नाम उनका, वसीम अकरम और हसन चौहान, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? बिजनेस। उनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं है, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लिए बगैर। मेरे पास प्रैक्टिस लाइसेंस है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, ऑडिट फर्म चला रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, समझ गए जी, कोई मसला याद रहेगा। और ऊपर बोथ का मतलब क्या है? हाँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये ICAP का लाइसेंस है। ये यूं लाइसेंस होता है जिसमें ICAP, ठीक है, मेरे फादर का है, उनका खुल गया कि ICAP प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर रहा है मेरे फादर को। कब तक? 30 जून 2020 तक। हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, ये देख लें। ठीक हो गया, मुझे अपने वाला नहीं मिला, बाई चांस वो मिल गया, चल गुजारा हो गया आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस उसे बोलेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है और वो प्रैक्टिस कर रहा है। फैज़ान साहब, चौहान, हसन चौहान, और आपके घर की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
कि ये चारों हैं, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स इनके लिए हैं, कुछ इनके लिए हैं और कुछ दोनों के लिए हैं। समझ गए? है चार कौन सी? एक प्रैक्टिसिंग बिजनेस है। अब मुझसे ये पूछें कि प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैसे मिलता है। अच्छा क्वेश्चन करें ना कि प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैसे मिलता है? क्या कोई इसके लिए अलग पेपर देने पड़ते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है आईकैप को लाइसेंस देने के लिए। आईकैप कुछ आपके प्री रिक्विजिट चेक करता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, फिर आप अपनी फर्म बना सकते हैं। आपका नाम क्या है? आयशा एंड कंपनी चार्ट अकाउंट्स, उस्मान गनी एंड कंपनी चार्ट अकाउंट्स, मोहम्मद यकूब एंड कंपनी चार्ट, जाहिद जमील एंड कंपनी चार्ट अकाउंट्स। ठीक है, समझ गए सब लोग? कोई मसला नहीं, चलें आगे। अच्छा, अब अगली चीज़ है कि कोड ऑफ एथिक्स में है क्या। कोड ऑफ एथिक्स में है क्या? तो इसमें ना एक वर्ड यूज़ किया इसने, इसमें है जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल, ये नहीं कहते, ये एक समझने वाली बातें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? इसमें तीन चीज़ आती हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल को सर्टन थ्रेट्स हैं और इन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या है? सेफगार्ड्स। ठीक है, ये एथिकल कॉन्सेप्चुअल कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, ये बिजनेस में होते हैं, तो कुछ आप पे एथिकल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं, एथिकल एप्लीकेबल है। अच्छा, इन प्रिंसिपल्स पे कुछ थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल आपके पास क्या है? सेफगार्ड्स। एथिक्स कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि अगर सारे सेफगार्ड्स अप्लाई करने के बावजूद भी आप थ्रेट को एक्सेप्टेबली लोअर लेवल तक ना ला सकें तो क्या करें? रिज़ाइन करते हैं। अगर बिजनेस में है, अगर चाहे बिजनेस है और अगर प्रैक्टिस है तो रिज़ाइन करेंगे, डिक्लाइन कर दें असाइनमेंट, छोड़ दें, डिसएंगेज हो जाएं, अलग हो जाए उस असाइनमेंट कि मैं यहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता, थ्रेट को मैं रिड्यूस नहीं कर सका। हाँ, एथिकल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, असाइनमेंट छोड़ दें, जाती है जाए, जॉब जाती है जाए। चारों क्या करेगा? एथिकल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को सर्टन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबल लेवल सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं। आप सेफगार्ड अप्लाई, अगर थ्रेट मिला, होता थ्रेट सब पे होते हैं क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सेफगार्ड को अप्लाई करने, सेफगार्ड अप्लाई करके थ्रेट को रिड्यूस करें, हो गया ठीक है, असाइनमेंट पकड़ लें, जॉब कर लें। नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहते हैं नहीं, ये नहीं करना। क्या करें? जॉब, इस रिलेशनशिप से डिसएसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, रिजाइन कर दें, डिक्लाइन कर दें, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्यों जी? क्लियर है जी? यहाँ से ऑनवर्ड कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बुक लेके आनी है आपने ऑनवर्ड, जिसको मैं आपके दुश्मन कहता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ हमें लगेगा